सर पहले आपने शायरी की, उसके बाद चुनाव लड़ा, ये कहाँ से स्टार्ट किया आपने? देखिए, शायरी तो पैदाइशी हुनर है किसी भी इंसान के अंदर। शायरी करते करते मुशायरों में जो मोहब्बतें मिली आवाम की, और जिस तरह से मैंने मुशायरों में आवाम के मुद्दे उठाए, तो मुझे एक वक्त के बाद लगा कि उन मुद्दों को अगर जमीन पे उनका हल निकालना है तो फिर सियासत में जाना पड़ेगा। तो उस दौरान मेरी राहुल जी से मुलाकात हुई, उनका व्यक्तित्व पसंद आया और फिर मैं सियासत में चला आया। इतना ही सफर है। शायरी मुश्किल है या सियासत? देखिए, आप जब किसी काम को करने का जज्बा आप में हो और आप ठान लें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बाकी तो हर काम बहुत मुश्किल है। वैसे मेरा ख्याल है कि शायरी ज्यादा मुश्किल है। शायरी ज्यादा मुश्किल जी। आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? देखिए, मेरा अपना मानना है कि पूरे देश में जो मुद्दे हैं या जो मसाइल हैं वो दिल्ली की हुकूमत तय करती है। दिल्ली में जो बैठी है, जो केंद्र सरकार है, वो तय करती है और राज्यों की सरकारें बस राज्य के मसले तय करती हैं। ऐसे में जब तक आप सांप्रदायिकता को खत्म करना चाहते हैं, नफरत खत्म करना चाहते हैं, मुल्क को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए मुल्क में अच्छे हालात चाहते हैं, तो आपको केंद्र की सरकार हटानी पड़ेगी। और वो हटाने की कुव्वत, वो हटाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में है। बाकी तो कहीं दूर दूर तक किसी लड़ाई में ही नहीं है। लोग कहने को कुछ भी आप राज्य सरकारें या राज्य की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको लेके कोई भी बात करें, लेकिन असल में तो भाजपा को कोई हटा सकता है तो सिर्फ कांग्रेस हटा सकता है। कभी किसी लड़के से इश्क हुआ? दरअसल ये बहुत पर्सनल सवाल है। होना, अभी तक आपने शादी नहीं की तो उसका कहीं ना कहीं इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। नहीं, इसमें मेरा ख्याल है कि मेरी उम्र नहीं निकली हुई है। अब इंतजार बहुत लोग करते हैं, ठीक है, उनके इंतजार का शुक्रिया। आपके आइडियल राहुल गांधी है तो उनकी उस पे तो नहीं चल रहे आप रास्ते पे कि जब वो करें उसके बाद करें? नहीं, नो डाउट। आइडियल क्या, वो हमारे नेता हैं, हमारी पार्टी के अगुवा हैं वो। तो मजाक में मैं कह देता हूँ राहुल जी शादी करेंगे उसके बाद की जाएगी, सलमान खान कर लेंगे उसके बाद की जाएगी। तो मजाक की बातें हैं। फिलहाल शादी का वक्त आएगा, वो भी कर ली जाएगी इंशाल्लाह। आपने रोमांटिक शायरी बिल्कुल नहीं की शुरू में, लेकिन मैं जिस दौर में शायरी कर रहा था, मंचों पे आया था, मुशायरे पढ़ रहा था, वो दौर ऐसा था जब हमारे मसाइल जो है वो बहुत बड़े थे। हम रोमांटिक शायरी करने के लिए या गीत कहने के लिए या महबूबा के जुल्फ और आंचल पे शायरी कहने के लिए कुछ सोचते थे, तब तक हमें किसी शहर में कहीं दंगों की चीखें सुनाई पड़ती थी, कहीं मॉब लिंचिंग की चीखें सुनाई पड़ती थी, या फिर कहीं बेगुनाह जेलों में कैद किसी इंसान की चीखें सुनाई पड़ती थी। तो मेरे लिए किसी माँ के आंसू पहुंचना ज्यादा जरूरी था बनिस्बत इसके कि मैं मोहब्बत की शायरी करता। तो मोहब्बत की शायरी से शुरुआत करके इंकलाब तक आते आते, बागी होते होते जो एक वक्त गुजरा है, वो हिंदुस्तान की जो सामाजिक हालत है उसके बदलाव की वजह से हुआ है। वरना कौन नहीं चाहता कि आप मोहब्बत के अशार कहें, लेकिन हमें आंसू मिलते हैं तो हमें उन आंसुओं को ढालना पड़ता है लफ्जों में। आपके जो मुशायरे हैं अल्लाह का शुक्र है बढ़िया चल रहे थे, अच्छी इज्जत मिली थी, शोहरत, पैसा अच्छा मिल रहा था। फिर सियासत में आए तो उसमें आपके अपोजिशन वाले भी हो गए, बहुत हो गए, लोग गाली भी देते हैं, प्यार भी करते हैं। तो ऐसा नहीं लगता आपको सियासत में भी गलत किया? नहीं, देखिए होता क्या है, जब भी आप कुछ बड़ा काम करते हैं तो विरोध करने वाले तो लोग हर जगह मौजूद हैं, तनकीद करेंगे। इस मुल्क में जब भी आप कुछ बेहतर और बड़ा करना चाहेंगे तो दुनिया तनकीद करेगी। सर सैयद अहमद खान को जमाने ने तनकीद किया उन पे, आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाई तो आज उनका जो हश्र है आप देख रहे हैं, तनकीद करते हैं लोग। बड़ा कोई, आज राहुल जी को ही आप देख लें, राहुल जी इस देश में आरएसएस के खिलाफ अकेली आवाज है जो सबसे मजबूत आवाज है। लोग कितना ट्रोल करते हैं, कितनी तनकीद करते हैं, तो कुर्बानी तो देनी पड़ती है। आप समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं और आपको ये लगता है कि खाली लफाजी कर देने से हालात बेहतर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। कुर्बानी देनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है अपना, तब जाकर के बदलाव होता है। और मैं उस बदलाव के लिए लड़ रहा हूं। उसमें हाँ नुकसान होता है, पैसे का नुकसान हुआ, वक्त का नुकसान हुआ, जो आपने बनाई थी मोहब्बतें, कमाई थी, उनका भी नुकसान होता है बहुत सारे लोगों के साथ। लेकिन मैं ये पाता हूँ कि मेरे लिए तो वो मोहब्बतें बढ़ी, मुझे कहीं से कम दिखाई नहीं पड़ती। 1000-2000 पूरे देश में लोग ऐसे रहे होंगे जो आपकी मुखालफत कर रहे हैं किन्हीं वजहों से, सियासी वजहों से। तो लाखों लोग ऐसे नए जुड़े जो शायद मैं सियासत में ना आया होता तो न मिलते मुझे। वो मुशायरे सुनने नहीं जाते हैं, लेकिन सियासत में आने के बाद उन्होंने जाना कि हाँ नहीं, कोई शायर भी है जो
सियासी मसलों को समझता है, सियासी मुद्दों पर बात करता है। तो मुझे लगता है कि कुर्बानी देना जरूरी भी है, और फिर आप जब कुर्बानी देते हैं तो कुछ नई दुनिया भी आपको मिलती है। आपने मुरादाबाद से चुनाव क्यों लड़ा? आप प्रतापगढ़ के इतनी दूर आके चुनाव लड़ा? देखिए, लोकसभा का चुनाव कोई कहीं से भी लड़ सकता है। पहली चीज, लोकसभा का चुनाव छोटा चुनाव नहीं है, क्षेत्रीय चुनाव नहीं है कि आप अपने जिले के हैं तो कैसे लड़ ले रहे हैं। अखिलेश जी सैफई के हैं, आजमगढ़ से सांसद हैं, आप सामान्य सोचिए। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बनारस से सांसद हैं। तो कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। मुझे मुरादाबाद के मेरे साथियों ने कहा कि आइए यहाँ से चुनाव लड़िए, और मैं लड़ा और जीत नहीं सका, अगली बार जीतूंगा। सियासत में आने के बाद आपने मुशायरे कम कर दिए, ये सियासत में बिजी रहने की वजह से या क्या वजह रही? नहीं, एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से सियासत में हूँ, और सियासत में आने के बाद दरअसल मुल्क के हालात ऐसे बने हुए हैं कि पिछले 1.5 साल से तो कोविड ने ही पूरा पब्लिक गैदरिंग के प्रोग्राम्स बंद कर दिए हैं। तो जो मुशायरे होते थे वो थोड़े कम हो गए। हाँ, मेरी मसरूफियात भी बढ़ गई, और मैं बहुत सारे मुशायरे ऐसे हैं जो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि मैं उन्हें टाइम दूं, मैं उन्हें डेट दूं तो वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। वो मेरा अकेले का शो जैसा होता रहा है तो उस तरह से करना चाहते हैं। मेरे पास थोड़ी डेट की किल्लत थी, और फिर कोविड आ गया, तो कोविड की मार चढ़ गए बहुत सारे मुशायरे या बहुत सारे इस तरह के सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रोग्राम। जब कांग्रेस किसी स्टेट में हारती है तो वो या तो ईवीएम को ब्लेम करते हैं या असदुद्दीन ओवैसी को ब्लेम करते हैं। तो कांग्रेस कहते हैं कि भाई जमीनी मेहनत कम करते हैं, उन पे ब्लेम ज्यादा करते हैं अपनी हार का। नहीं, मेरा ख्याल है कि ईवीएम को तो पूरा मुल्क, पूरी हर राजनीतिक पार्टी ब्लेम कर रही है, और लोगों का जो शक है वो मेरा ख्याल है जायज भी है, क्योंकि अगर एक बड़ी आवाम है जो जिसे यकीन नहीं रह गया है ईवीएम पर, ईवीएम हैक होने की खबरें आती हैं, ईवीएम लुटने की खबरें आती हैं, प्रत्याशियों के घरों पर मिलने की खबरें आती हैं, असम हो, बंगाल हो, कहीं भी हो, तो ऐसे में लोगों का शक बहुत जायज है। दूसरी बात, कांग्रेस कहाँ ब्लेम कर रहे हैं? आपने सोशल मीडिया पे चंद लोगों के कमेंट्स पढ़े होंगे। उनके ऑफिशियल अकाउंट से कहा, नहीं, किसने प्रॉपर किसने कहा? जो कांग्रेस का ऑफिशियल अकाउंट है उन्होंने कहा। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स को लेकर के किसी ने क्रिटिसाइज किया होगा। असदुद्दीन ओवैसी की वजह से हार को लेकर के कहां पे, किस राज्य में? बंगाल में भी चुनाव हुआ, असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशियों के आप आंकड़े उठा के देखिए, किसी को 500 वोट मिले हैं, किसी को 600 वोट मिले हैं। कांग्रेस भी वहां नहीं जीती, लेकिन कांग्रेस का जो मकसद था वो मकसद पूरा हुआ। तो ऐसे में हम आसाम चुनाव लड़ रहे थे, आसाम में हमारी सरकार नहीं बन सकी, लेकिन हमने अच्छा प्रदर्शन किया। वहां असदुद्दीन ओवैसी कहीं थे ही नहीं, केरल में कहीं थे ही नहीं। आंध्रा में चुनाव लड़ने गए थे वो, वहां कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनी, स्टालिन साहब मुख्यमंत्री बने, वहां असद साहब ने कैंडिडेट लड़ाए थे, वहां थे ही नहीं। हमने उनको बिल्कुल ब्लेम नहीं किया। हम उनको कहां ब्लेम कर रहे हैं? ये जबरदस्ती उनके अपने लोग ये हवा खड़ा करते हैं कि हमें ब्लेम किया जा रहा है। भाई, आप इस देश की राजनीति में आप चंद सीटों पे, बहुत चंद सीटों पे, चंद स्टेट हैं जहां आप 1, 2, 3, 4, 5 एमएलए की लड़ाई लड़ते हो, उसमें आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा है। आप जबरदस्ती ब्लेम 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 किए जाने का ढिंढोरा पीटते हो ताकि आप पर इस बात की चर्चा हो। मुझे नहीं लगता कि कोई ब्लेम कर रहा है। आपको प्रियंका गांधी का बहुत करीबी माना जाता है कि इसलिए इमरान प्रतापगढ़ी को स्टार प्रचारक बनाया जाता है। नहीं, किसी का करीबी होने से कोई स्टार प्रचारक नहीं बन जाता। स्टार प्रचारक उसी को बनाया जाता है जिसमें किसी भी स्टेट में जा करके 2, 4, 5 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की क्षमता हो, और वोट परिवर्तित करने की क्षमता हो, वोट डाइवर्ट कर सकने की क्षमता। किसी के करीबी होने, प्रियंका जी के बहुत सारे और भी करीबी लोग हैं, उन्हें स्टार प्रचारक नहीं बनाया जाता। राहुल जी के बहुत सारे करीबी लोग हैं, वो स्टार प्रचारक नहीं होते। तो करीबी होना या ना होना, ये तो जाहिर सी बात है। मुझमें क्षमता है, मुझमें अगर लोगों को आकर्षित करने की, लोगों को खुद से जोड़ने की ताकत है, तो आपकी जो राजनीतिक पार्टी है, उसके जो अगुवा हैं, उनके जो लीडरान हैं, वो आपको पसंद करेंगे। जाहिर सी बात है, करते हैं वो लोग, ये तो बहुत सामान्य बात है। ये कहा जा रहा है कि लक्षद्वीप को अगला कश्मीर बनाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली भाजपा की जो पूरी साजिशें हैं, वो किसी भी शांत जगह, जो वहां सुकून की जगह हो, वहां जा करके आग लगाना और वहां उस पूरे राज्य को तहस नहस करना, ये भाजपा की, मेरा ख्याल है कि विचारधारा का हिस्सा। उन्होंने कश्मीर को बर्बाद कर दिया, कश्मीर आज तबाह हो चुका है। लक्षद्वीप के बारे में आज जो खबरें आ रही हैं, और वहां जिनको प्रशासक बना के भेजा गया है, प्रफुल्ल पटेल साहब, उनका जो इतिहास रहा है और उनके जाने से
कुछ दिन के बाद ही जिस तरह से एक सांसद ने, दमनदीप के एक सांसद ने आत्महत्या की और इन पे आरोप आए, इनके लोगों पे आरोप आए, वो सब बहुत चिंताजनक है। राहुल जी लगातार लक्षद्वीप के लिए इस देश में अकेले कोई आवाज उठा रहा है तो राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं। अभी तक आपने किसी और भी राजनीतिक पार्टी या फिर सो कॉल्ड जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं उनके मुंह से भी आपने लक्षद्वीप की कोई बात नहीं सुनी होगी, सिर्फ सुनी तो राहुल जी की। आप अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी मुद्दों के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। कश्मीर का मुद्दा होता है, इस देश में कश्मीर का हवाला देके बहुत सारे लोग वोट मांगते रहे या विरोध करते रहे, लेकिन उस वक्त जब 370 हटा और कश्मीरियों को जरूरत थी कि कोई आए और हमारी आवाज सुने, तो पूरे हिंदुस्तान से सिर्फ एक आदमी आगे बढ़ा और उसका नाम राहुल गांधी है। और वो वहां एयरपोर्ट पर उतरे, उन्हें वापस भेज दिया गया, लेकिन उतरने की हिम्मत जुटाई उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए राहुल गांधी को और पसंद करता हूँ। आरएसएस के और भाजपा के जो सबसे सख्त खिलाफ बोलते हैं वो राहुल गांधी है, कांग्रेस को रिलेटेड भी नहीं बोल पाते, तो उनको मना, ऐसा तो नहीं कि उनको मना किया गया है। बोलते हैं बहुत सारे लोग, बस ये है कि आपको राहुल जी की आवाजें, देखिए मीडिया इस समय, मीडिया ने अपना रोल तय कर लिया है। वो उन्हीं मुद्दों को या उन्हीं आवाजों को दिखा रहा है जिसे भाजपा चाहे या फिर जिस पर बहुत दबाव हो जनता का। तो चूंकि राहुल जी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है तो राहुल जी को दिखाना तो मजबूरी है। बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं तो उन्हें मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाता। मैं तो मेरा पूरा कैंपेन उनकी नफरत की आवाज के खिलाफ है, लेकिन मुझे नहीं दिखाया जाता। मुझे शिकायत भी नहीं, आप मुझे मत दिखाओ, मेरे दूसरे माध्यम है। सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि मैं उसके माध्यम से जनता तक पहुंचूंगा। कोविड की सेकंड वेव जो आई, इसमें आप यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने सेटिस्फाइड? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये सवाल ही जायज नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश की सरकार से कितना ज्यादा गुस्सा है, देश की सरकार से कितना ज्यादा गुस्सा है, आपके गुस्से का लेवल क्या है। चूंकि मेरे घर में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ कि मेरे परिवार का मैंने कोई सदस्य खोया, लेकिन मैंने अपने दोस्तों के परिवारों के सदस्य खोए हैं। मेरे एक दोस्त की मां का इंतकाल हुआ है, मेरे एक दोस्त का भाई मर गया इस कोविड में, और जो मारामारी रही है ऑक्सीजन की, अस्पतालों में बेड ना मिलने की, वो सब भी अगर उसको भी एक किनारे रख दिया जाए तो जिस तरह से नदियों में लाशें तैर रही हैं, नदियों के किनारे लाशें दफन है और उन पे से दुपट्टे हटाए जा रहे हैं, रामनामी चादरें हटाई जा रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी तस्वीरें खींच जा रही हैं, तो आंकड़े पता चल जा रहे हैं, जिस तरह आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि दुनिया में बहुत सारे महामारियां आई हैं, भारत में भी बहुत सारी महामारी आई है। पोलियो आया है, हैजा रहा है, प्लेग रहा है, डेंगू रहा है, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उनको इतना बखूबी उनकी रोकथाम की और कभी कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं किया। कभी कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोया नहीं, लेकिन सारे ड्रामे किए गए। प्रधानमंत्री जी रो भी पड़े, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सोशल मीडिया पे मदद मांगने वालों तक पे एफआईआर तक करवाई। फिर अब कह रहे हैं कि जो बोलेगा, लाशों की तस्वीरें दिखाएगा, गंगा में, नदियों में जो लाशें तैर रही हैं उन पर जो बात करेगा उन पे एफआईआर होगी। ये तो एकदम पुलिसिया डंडे से इस महामारी को रोकने की कोशिश की गई और जो पूरी तरह से फेल रही। इतनी मौतें हुई हैं गांव-गांव में कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, उनके आंकड़े कभी सामने नहीं आएंगे, इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं गांव में। अभी चंद दिन पहले रामदेव बाबा ने एक बयान दिया है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं मुझे अरेस्ट कर सके, तो वो प्रशासन को धमकी दे रहे हैं गवर्नमेंट को। देखिए, मैं इसमें दो फर्क, एक कांग्रेस की सरकार थी, यही बाबा रामदेव थे, यही दिल्ली थी, यही रामलीला मैदान था और इसी मैदान से वो सलवार सूट में भागे थे। और आज मोदी जी की सरकार है और बाबा रामदेव कह रहे हैं किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझे अरेस्ट कर सके। तो मोदी जी को एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या सच में उनकी छाती 56 इंच की है जिसका वो दावा करते हैं, या फिर मोदी जी ऐसा चाह रहे हैं कि इस तरह का चैनलों पे ड्रामा चलता रहे, आईएमए और बाबा रामदेव की नूरा कुश्ती चलती रहे और उसमें जो है असल मुद्दों से ध्यान हटा रहे। बहुत वाहियात बयान है, बहुत शर्मनाक बयान है, इस देश के कानून और इस देश के संविधान को तमाचा मारता हुआ बयान है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। होम मिनिस्टर अमित शाह और जेपी नड्डा, उन्होंने यूपी इलेक्शन के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है, कांग्रेस की क्या तैयारी? देखिए, कांग्रेस लगातार पिछले 1.5 साल से मैदान में है। प्रियंका जी ने किसान पंचायतें शुरू की, फिर कोविड आ गया इसलिए उन्होंने उसे स्थगित कर दिया। आज हमारी दो प्रायोरिटीज हैं, एक तरफ लाशें बिछी हुई हैं, एक तरफ हमारी सरकार जो है यानी कि भाजपा
कि सरकार वो चुनाव की तैयारियां कर रही है, वो कोविड पे बात नहीं कर रही। अभी हमारी प्रायोरिटी जो है वो कोरोना है। आज 10 लाख किट तैयार की है कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में भेजने के लिए। हम ब्लॉक स्तर तक जो है वो कोरोना की किट भेज रहे हैं, कोरोना से बचाव के संसाधन भेज रहे हैं। हमारी यूथ कांग्रेस की टीम, पूरा देश कह रहा है कि अगर किसी ने कोरोना में सबसे बेहतर काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी की युवा विंग जो है वो यूथ कांग्रेस है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए, उनके खिलाफ भी जांच, उनके खिलाफ भी पुलिसिया कार्रवाई। तो भाजपा की प्रायोरिटी है कि लाशों पे चढ़ के उन्हें चुनाव जीतना है, लाशों पे चढ़ के उन्हें चुनाव लड़ना है, लाशों पे चढ़ के उन्हें सरकारें गिरानी है। कांग्रेस देश के साथ चलती है, कांग्रेस देश को बचाना चाहती है। हम चुनाव हार भी जाएं तो हम ये जो हम आवाम की खिदमत का एक जज्बा है, हम उसे नहीं रोकते हैं। आपको याद होगा बंगाल चुनाव के दौरान राहुल गांधी जी ने अपनी रैली स्थगित कर दी, इसलिए क्योंकि कोरोना में भीड़ इकट्ठी हो रही है और लोग मर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरी बेशर्मी के साथ रैलियां जारी रखी। तो ऐसे में हमारी प्रायोरिटी जनता है और जनता का हित है। भाजपा की प्रायोरिटी सिर्फ चुनाव है। बस हमें उस दिन का इंतजार है जब देश की जनता सिर्फ जो सियासत कर रहे लोग हैं, जिन्हें जनता की कोई परवाह नहीं, उनको पहचानना शुरू करें। यूपी में सिर्फ कांग्रेस में 2 नेताओं के नाम आते हैं, प्रियंका गांधी, एक इमरान प्रताप है, कि सिर्फ 2 लोग मेहनती हैं, इनके अलावा और लोग नजर नहीं आते। तो क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बेचारे जेल जाते हैं। लल्लू जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और बाकी देखिए, कांग्रेस पिछले लगभग 30 साल से सत्ता में नहीं है। 32 हो जाएंगे। और ऐसे में एक पूरी जनरेशन थी जो घर बैठ गई, या फिर दूसरी पार्टियों में चली गई, या फिर मतलब वो नहीं रहे, जो पुराने कांग्रेसी थे उनकी उम्रें हो गई। ऐसे में कांग्रेस के नए बनने का वक्त है। एक नई कांग्रेस बन रही है प्रियंका जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में, और हम भी मेहनत कर रहे हैं, बाकी लोग भी मेहनत कर रहे हैं। अभी वो मेहनत आपको उतना नहीं दिख रही है। जैसे ही कोविड खत्म होगा, आपको कांग्रेस के तमाम जो सिपह सालार हैं और तमाम जो सिपाही हैं वो उत्तर प्रदेश में आपको जमीन पर दिखेंगे। और हम दावे से कह रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि हम सरकार बना रहे हैं। मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं करता हूं कि हम सरकार बना रहे हैं। एक बात तो ये तय है कि भाजपा की सरकार जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात ये भी तय है कि बिना हमारे उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं बनेगी, ये भी तय है। 2022 में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मैंने कहा ना, भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, ये तय है। और लेकिन बिना कांग्रेस के भी कोई सरकार नहीं बनेगी। अखिलेश जी ने ये कहा है बार बार, वो ये कह रहे हैं कि हम जो नेशनल पार्टी है हम उनसे अलायंस नहीं करेंगे, नहीं ना ही हम उनके साथ। राजनीति में जो कहा जाता है वही सच नहीं होता, और जो आज कहा जा रहा है उस पर कल अमल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अभी तो गंगा में बहुत पानी बहेगा, अभी चुनाव पूर्व अलायंस नहीं होगा। हम मजबूर कर देंगे कि बिना हमारे सरकार नहीं बनेगी, तो चुनाव बाद अलायंस होगा। तो जब हमने कहा ना बिना हमारे सरकार नहीं बनेगी, आप ये देख लीजिएगा, आज ये बात आप लिख के ले लीजिए कि बिना कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में विपक्ष की कोई भी सरकार नहीं बनेगी। उत्तर प्रदेश में लास्ट 3 जो सीएम रहे हैं, एक मायावती जी हो गई, वो दलित थी, और अखिलेश यादव रहे, और फिर अब योगी जी आए। क्या आपको लगता है कभी फ्यूचर में कोई मुस्लिम सीएम बनेगा या डिप्टी सीएम बन सकता है? आप दुआ करें, कुछ भी हो सकता है। नहीं, आप हमारे तो आप ही, कुछ भी हो सकता है। नहीं, आप क्या, राजनीति संभावनाओं का खेल है। एक सुबह राम प्रकाश गुप्त जी उठते हैं और उन्हें कहा जाता है कि आप चलिए शपथ ले लीजिए उत्तर प्रदेश में। एक सुबह ऐसा होता है कि योगी जी को उम्मीद भी नहीं रही होगी कि उन्हें सीएम बनाया जा रहा है, किसी और का नाम चल रहा था और योगी जी को बुला के सीएम बना दिया जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक सुबह हो और आपको पता चले कि कोई माइनॉरिटी का एक आदमी मुख्यमंत्री बन गया, या बहुत बेहतर हो जाए तो मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसा भी हो सकता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। कांग्रेस जो है 2022 में किसी से अलायंस करेगी पहले या नहीं करेगी, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारी बात, देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो रणनीति का हिस्सा होती हैं, उसे पब्लिक नहीं किया जा सकता। हमारी बातचीत चल रही है 1-2 प्रमुख पार्टियों से, और अलायंस होगा। कुछ लोग तो हमारे साथ आएंगे, आना पड़ेगा। अब बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। अभी तो चुनाव में टाइम है, अभी 2-3 महीने और गुजरने दीजिए। नया साल आते आते आपको नए जोड़ीदार मिलेंगे, नए साझीदार मिलेंगे, और हम इस हैसियत में हैं कि हम अकेले भी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देखेंगे कि हमें भाजपा को हटाने के लिए, हराने के लिए अगर किसी से अलायंस करना पड़ा तो हम उस पर भी सोचेंगे।
जब आप मुशायरा करते थे ज़्यादा, तो आप ओवैसी बिरादर की तारीफ करते थे, लेकिन अब स्टेज से और बड़े लोगों में आप उनकी थोड़ी सी बुराई करते हैं। नहीं देखिए, पहली चीज तो ये कि मैं कभी किसी व्यक्ति की तारीफ नहीं करता। जब कोई मजलूम बन के दिखता है मुझे, तो मैं उसकी हिमायत में मैं नज़में पढ़ देता रहा हूँ। वो उनके छोटे वाले भाई साहब जेल में थे 40 दिन, उस दौरान मैंने उनके लिए एक नज़्म कह दी थी, और मुझे लगा कि वो उस वक्त वो मजलूम जेल में थे, तो मैंने उनके लिए नज़्म कह दी। फिर उसके बाद मैंने, जब मैं तब मैं राजनीति में नहीं था, आज मैं राजनीति में हूँ। राजनीति में हूँ तो एक पार्टी में हूँ, पार्टी की अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, पार्टी की अपनी सीमाएं हैं। मैं उस पार्टी में हूँ, मैं प्रचार में जाऊंगा तो जो भी प्रतिद्वंदी होगा उसकी जो नीतियां हैं उसके खिलाफ बोलूंगा, जाहिर सी बात है बोलूंगा, 100 बार बोलूंगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि नज़म कह के आपने गलती की? नहीं, देखिए, हमने राजनीति में आने से पहले हमारे अंदर के शायर ने क्या कहा है, उस पर गलती जैसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा ना, कोई अगर मजलूम था तो हम उसकी हिमायत में खड़े हो गए, हमें उससे राजनीतिक नफा नुकसान हमने कभी सोचा ही नहीं। हमारा तो ये उसूल रहा है। हमें अगर लगा कि दूर कहीं राजस्थान में किसी की मॉब लिंचिंग हुई है, हमारा उससे क्या फायदा था? हमें उसके घर जाने से, हमें अपना वक्त, अपना पैसा, अपना सब कुछ खर्च करने से हमें क्या फायदा था? वहां से चुनाव तो नहीं लड़ना था ना, लेकिन हम खड़े रहे। तो हमने ये थोड़ी सोचा कि इससे हमारा नफा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। जब आप मजलूमों के साथ बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ताकतवर लोगों के निशाने पर होते हैं। तो हमने तो हमेशा ये काम किया और मैं ये करता रहूंगा, उससे नफा नुकसान कभी नहीं देखूंगा। बाकी उसे मैं गलती नहीं मानता। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि हमने जिनकी हिमायत की है उन्होंने मेरा एहसान कितना उतारा है, उन्हें ये बात सोचनी चाहिए। क्या टिकट देना था आपको? नहीं, मैं वो टिकट दें तब भी नहीं लड़ूंगा। मेरे पास अपनी पार्टी है, मैं कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार नेता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का एक चेहरा हूं। मैं किसी और पार्टी से टिकट क्यों मांगूंगा? अगर आपको असदुद्दीन ओवैसी ऊपर करें? नहीं, वो मतलब ये बिल्कुल अतार्किक बात है। मुझे तो बहुत लोग ऑफर करते रहते हैं, बहुत पार्टियां चाहती हैं कि मैं उनके यहाँ चला हूं, लेकिन मैंने कांग्रेस को चुना है। और मैंने कांग्रेस को चुना है तो मैंने कुछ सोच के चुना है। मेरा अपना नजरिया है, किसी और का अपना नजरिया हो सकता है। तो मैं उनके नजरिए पे कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता, टिप्पणी नहीं करना चाहता। आवाम खुद सोचे कि उनके नजरिए से कहां तक हुकूमत बनने बिगड़ने में कहां तक कौन सा रोल तय हो रहा है, तो वो खुद सोचे। आवाम अब इस दौर में आवाम खुद इतना बेदार है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है। ऐसे में मुझे फख्र है कि मैं कांग्रेस का एक चेहरा हूँ। भविष्य में आवाम की दुआएं रही तो और बड़ा होता जाऊंगा और मजबूत होता जाऊंगा, और तब आपको और सबको लगेगा कि नहीं, मेरा फैसला बिल्कुल सही था। अभी कुछ वर्ड चल रहे हैं जैसे लव जिहाद, यूपीएससी जिहाद, कशी, लिंचिंग, इनके मामलों में आप मुसलमान जो नौजवान हैं उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी ने एक सेल बना रखा है, आईटी सेल जिसको बोलते हैं, जो इस तरह के शब्द उछालता है और चाहता है कि आम मुसलमान उस पर रिएक्ट करें। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस पर रिएक्शन देना बंद कर दीजिए, ये फालतू के मुद्दे हैं। अच्छा, रिएक्ट भी करिए तो बहुत नपे तुले शब्दों में करिए, क्योंकि भाजपा चाहती है कि इस तरह के मुद्दों पे आप रिएक्ट करें और फिर उनके स्क्रीनशॉट या उनके वीडियोस या वो उस तरह की पोस्ट वो घुमाएं अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में और उनका राजनीतिक इस्तेमाल करें, राजनीतिक माइलेज लें। तो मैं इतना कहूंगा कि ये दौर ऐसा है कि वसीम साहब का एक शेर है कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ये देखें कि आपको कहां से बच के चलना है। तो कम से कम इन मुद्दों से आपको बच के चलने की जरूरत है। उन्हें बोलने दीजिए, वो घेर घार के अपनी पिच पर ले जाएंगे आपको, क्योंकि उनके पास विकास नहीं है, उनके पास डेवलपमेंट के नाम पे 7 साल में बदहाली के अलावा कुछ नहीं है। तो वो तो चाहेंगे कि आप उनके फेवरेट पिच पर जाएं और आउट हो जाएं, तो आपको बचना पड़ेगा। आप नहीं बचेंगे तो आप आने वाली नस्लों का नुकसान करेंगे। ये कुछ चंद नाम है, इनके लिए आपका कोई एक सजेशन? पीएम नरेंद्र मोदी। देखिए, ऐसे नामों को सजेस्ट क्या किया जाए? दरअसल वो मन की बात करते हैं, किसी की सुनते तो है नहीं, तो ऐसे आदमी को कोई सजेशन क्या दिया जाए जो किसी की सुनता ही नहीं। अगर उन्हें किसी की सुननी होती तो वो मन की बात ना करते, बल्कि जन की बात करते, जनता की बात करते। तो वो तो मन की करते हैं, उन्हें करने दीजिए। जब तक उनके नसीब में इस देश को बर्बाद करना लिखा है वो करते रहेंगे। मेरा ख्याल है 24 तक तो बर्बाद करते ही रहेंगे, फिर हम लोग
उम्मीद करते हैं कि देश उनसे निजात पा जाएगा। राहुल गांधी, लेकिन राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने उनको जितना जाना है करीब से, मैं दावे से कह सकता हूं कि इस देश की सियासत में जितने लोग हैं उनमें राहुल जी सबसे अनूठे और सबसे निराले इंसान हैं। बस अफसोस इतना है कि देश उन्हें अभी उस तरह नहीं समझ पा रहा है जिस तरह उन्हें समझे जाने की जरूरत है। उनकी सच्चाई, उनका विजन आपको इस कोविड में दिख गया होगा कि राहुल जी ने साल भर पहले जो जो बोला था, इस देश में किसी नेता ने उस तरह से दूरदर्शिता नहीं दिखाई, किसी भी नेता ने, पक्ष या विपक्ष, सिर्फ राहुल जी ने। तो आप उनकी दूरदर्शिता का अंदाजा लगा सकते हैं। आने वाले वक्त में जिस दिन राहुल जी इस देश को बतौर प्रधानमंत्री मिल जाएंगे, देश कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत हठी इंसान है और इतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी वो आज तक जो पूर्वाग्रह है उनके दिलो दिमाग में, या सबको साथ लेकर चलने की जो संवैधानिक मजबूरी है, उसका बिल्कुल पालन नहीं करते। उन्हें करना चाहिए, बड़े पद पर है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अडानी और अंबानी, आज तो आपको मेहुल चौकसी से भी सवाल पूछना चाहिए था ना। आज उनकी तस्वीरें आई हैं, 13,500 करोड़ रुपए लेकर के भागे थे। आज सुबह से उनकी तस्वीरें तैर रही हैं। कौन सा देश है, कैरेबियाई द्वीप समूह का, जहां पकड़े गए हैं, वहां की पुलिस भी पिटाई करती है, ऐसा पहली बार तस्वीरें देख के पता चला है। मोदी जी उनको हमारे मेहुल भाई कहते थे, तो वो तस्वीरें देख के बड़ी चिंता हुई है। बाकी कोरोना में पूरा देश बर्बाद हुआ है। अंबानी और अडानी की दौलतें बढ़ रही हैं, दिन दूनी रात चौगुनी, 5 गुनी, 10 गुनी, 1000 गुनी बढ़ रही हैं। तो हम सब चकित हैं। मोदी जी ने देश को बर्बाद किया है, 2 लोगों का विकास किया है। हम दो हमारे दो की सरकार है, जो राहुल जी कहते हैं कि हम दो, यानी कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और हमारे दो यानी कि अडानी और अंबानी जी। असदुद्दीन ओवैसी, अच्छा बोलते हैं, अच्छे मुकर्रिर हैं और हैदराबाद की राजनीति में प्रासंगिक है। सजेशन नहीं, मैं उनको सजेशन क्या दूं? वो मैंने कहा ना कि सजेशन उन्हें दिया जाता है जो लोगों की सुने, लोगों से राय ले, लोगों से मशवरे ले, लोगों की बातें माने, परवाह भी करे लोगों की। तो ऐसे लोगों को मशवरे दिए जाते हैं। तो जिन्हें लोगों से मशवरे लेने ही नहीं है, उन्हें मशवरे क्या दिए जाते? अपने बार बार बहुत सारे मुशायरों में ये कहा कि मैं कॉलेज और स्कूल बनाऊंगा, इसके लिए हमने ज़मीन ले ली है, तो लेकिन ऐसा भी कुछ नज़र नहीं आया। इस पर सोशल मीडिया बहुत रिएक्ट करती है। देखिए, ज़मीन है, ले ली है मैंने, ये सच है। और मैं 2017 में नींव डालने के लिए मतलब सारी प्लानिंग कर चुका था, सारा सामान इकट्ठा, आज भी सामान पड़ा था। फिर हुआ ये कि सरकार बदल गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप आवाम से और पब्लिक स्पेस में जाके नहीं बता पाते। सरकार चेंज हो गई, सरकार ने टारगेट करना शुरू किया हर उस मजबूत आवाज़ को जो कुछ बेहतर करना चाहता था समाज में। तो फिर बहुत सारे दूसरे मसाइल थे, उसमें उलझना पड़ा। फिर 2019 आते आते चुनाव लड़ने का प्रोग्राम बन गया, तो वो भी एक बहुत बड़ा काम था। लगा कि एमपी बन जाऊंगा तो बहुत जल्दी बना लूंगा, बहुत आसानी से बना लूंगा, और बड़ा बना लूंगा। तो अल्लाह को नहीं मंजूर था, चुनाव नहीं जीत सका। चुनाव हारने के बाद बहुत दिन तक आप डिस्टर्ब रहते हैं, चीज़ें फिर से रूटीन वे में आने में वक्त लगता है। अब तैयार हूँ बनाने के लिए, ज़मीन है, सारा सामान रखा हुआ है, सब कुछ सामान रखा हुआ है। बस ये है कि कंस्ट्रक्शन शुरू करना है। दूसरी चीज़ें भी रही कि बहुत छोटा इंसान हूँ, छोटे परिवार से हूँ, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, किसी अरबपति बाप की औलाद नहीं हूँ। तो एक कॉलेज बनाने में बहुत पैसे की जरूरत होती है, जो धीरे धीरे कमा करके ज़मीनें खरीदी मैंने, अब धीरे धीरे कमा करके सामान इकट्ठा किया। अब थोड़े पैसे जुटा लूँ तो कमा करके, तो फिर उसके बाद बनाना शुरू करूँगा। अब मैं वो भी नहीं हूँ कि मैं क्राउड फंडिंग कर रहा हूँ या लोगों के बीच में जाके दामन फैला के चंदा मांग रहा हूँ कि भैया पैसा दे दो, तो वो भी नहीं कर रहा हूँ। अपनी मेहनत से बनाना है, तो अपनी मेहनत से तो तभी बनाऊंगा ना जब कमाऊंगा। तो पिछले, जाहिर सी बात है कि 1 साल में चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हैं। अब दुआ करिए कि हालात साजगार हो तो बनाना है, कई कॉलेज बनाना है, इंशाल्लाह बनाऊंगा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े मुस्लिम नेता आजम खान माने जाते हैं, अभी वो बीमार हैं, अल्लाह का शिफा दे। आपके अलावा आप किन्हें लीडर मानते हैं कि मुस्लिम चेहरा ये हो सकते हैं फ्यूचर पे?
देखिए कौन हो सकता है, सभी तीनों पार्टी में है। बहुत खालीपन दिख रहा है, मुझे तो बहुत खालीपन दिख रहा है। और मैं इस चीज़ को लेकर के फिक्रमंद भी हूँ कि एक जनरेशन जिसने अपना दौर जी लिया, और जाहिर सी बात है कि आदमी एक उम्र तक ही इतना फ्रेश होकर के मेहनत कर पाता है। बड़ा खालीपन है उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत में, बहुत खालीपन आ गया है। जो कुछ नाम सो कॉल्ड बहुत बड़े हैं, उनको करीब से जानिए तो लगता है कि उनमें कौम की हमदर्दियाँ नहीं हैं, बस तकरीरें हैं। और या फिर बड़े पद जिनके पास रहे उनके करीब जाइए तो आपको लगता है कि बस वही मसला है कि जो फिक्र करता है उसके पास पद नहीं है, जिनके पास पद है, ताकत है, ओहदा है, उनको फिक्र नहीं है। तो दुआ करता हूँ कि कुछ और लोग निकल के आए, बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि एक पूरी जनरेशन जब खाली करेगी इस स्पेस को तो बहुत बड़ा गैप आएगा, और वो गैप नहीं भरा तो बहुत नुकसान है आने वाली नस्लों का। शुक्रिया, आपने शुक्रिया।